राज्य स्तरीय युवा उत्सव विजेता प्रतिभागियों में मधेपुरा के मोहम्मद हसनैन उर्फ साहिल राज ने एक्सटेम्पोर प्रेजेंटेशन में तृतीय स्थान प्राप्त किया। उसने 24 दिसंबर को बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा कला संस्कृति एवं युवा विभाग के मंत्री जितेंद्र राय ने संयुक्त रूपेण तृतीय श्रेणी अवार्ड से सम्मानित किया। बिहार सरकार के इस प्रयास से युवाओं को अपना प्रतिभा दिखाने का एक अच्छा मंच मिल रहा है, जो सराहनीय कदम है। अभी मेरे साथ प्रतियोगिता विजेता मोहम्मद हसनैन उर्फ साहिल राज मौजूद है। सबसे पहले आपको वी आवर्स न्यूज़ की पूरी टीम की ओर से जीत की मुबारकबाद। साहिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने मुझे इस लायक समझा, इस काबिल समझा, और मैं आपके टीम का और आपका बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे इस लायक समझा और अपने स्टूडियो में मुझे बोलने का अवसर दिया। चलिए साहिल जी, मेरा पहला सवाल रहेगा कि इस जीत की श्रेय आप किसे देना चाहेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये जो जीत है, हमारी जीत, ये इनका श्रेय अगर सबसे पहले अगर मैं किसी को देना चाहूँगा तो वो मेरे मम्मी पापा हैं, और उसके बाद जो भी हमारे शुभचिंतक हैं जो दिन रात हमारे लिए दुआ करते हैं। चूँकि कहा जाता है कि दुआ भी दिलाती है किसी को तख्तो ताज, मगर किसी के दिल से निकली आह भी हुकूमत छीन लेती है। तो जो हमारे अपने चाहने वाले शुभचिंतक हैं, हमारे मम्मी पापा हैं, और जो हमारे गुरु हैं, जिनसे मैंने ज़िंदगी में किसी न किसी से, जो भी टीचर्स हैं जिससे ज़िंदगी में मैंने आज तक कुछ न कुछ सीखा हो, मैं तमाम लोगों को और मधेपुरा वासियों को ये अपनी जीत समर्पित करता हूँ। हमारे दर्शकों को अपना बैकग्राउंड बताइए। देखिए, चैनपुर एक गांव पड़ता है मेरा आना, जो कि कुमारखंड ब्लॉक में लक्ष्मीपुर भगवती पंचायत में आता है, और गांव का इलाका है, बहुत बिछड़ा इलाका है। और मेरे फैमिली बैकग्राउंड की जहाँ तक बात की जाए तो मैं 3 भाई हूँ, बहन नहीं है, और मम्मी पापा हैं। और मम्मी जो है वो गृहिणी है, यानी हाउस वाइफ है, और जो मेरे पापा हैं वो मुंबई में रहते हैं। वो जो काम होता है मकान का, उसमें जो रंग पेंट होता है, उन्हीं के इसमें काम करते हैं, फील्ड में काम करते हैं। और निश्चित तौर पे मुंशी टाइप के मुंबई में रहते हैं, बाहर रह के कमाते हैं। तो उसी से जो है पूरा परिवार का भरण पोषण, हम लोगों की पढ़ाई लिखाई सब कुछ चलता है। तो यही है हमारा बैकग्राउंड। बस 5 लोग हैं परिवार में, एक पापा अकेले कमाने वाले हैं, और उन्हीं से हमारा सब कुछ चल रहा है। आपकी उम्र क्या है और इतनी कम उम्र में इतनी बड़ी उपलब्धि हासिल कैसे की आपने? सर, निश्चित तौर पर उम्र के हिसाब से जहाँ तक बात की जाए तो मेरा उम्र अभी 19 साल हुआ है, और 19 साल के उम्र में मैंने अकेला बहुत जगहों पर, बहुत सारे, जैसे जिला के कंपटीशन में, उत्सव में, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल के फंक्शन में, बहुत सारे गणमान्य व्यक्ति जैसे आईजी अभी हाल फिलहाल में आदरणीय आईपीएस विकास वैभव सर के साथ मंच साझा करने का मौका मिला। तो लोगों से कनेक्ट करने में बहुत अच्छा लगता है। तो यही है सर। प्रेरणा कहाँ से मिली आपको? सर, निश्चित तौर पर जब मैं बचपन में था तो बहुत पहले जब लोग गांव में क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो कमेंट्री करते हुए सुनते थे लोगों को, तो ऐसा लगता था कि काश मैं भी बोलता तो सब लोग मेरे लिए तालियां बजाते। और कहीं पे किसी स्कूल में कोई कार्यक्रम होता था या लोगों को देखता था कि मंच पे कोई बोल रहा है, बहुत अच्छा बोल रहा है, और लोग उसको अप्रिसिएट कर रहे हैं, ताली बज रहा था, तो मेरे मन में ऐसा लगता था कि काश मैं भी स्टेज पर होता तो आज मेरे लिए भी ताली बजती। और यही चीज़ धीरे धीरे मन में बहुत ज़्यादा आ गया, और शुरुआत से मुझे बोलने का बहुत शौक़ रहा है। तो जो हमारे प्रारंभिक मिडिल स्कूल सब में कुछ, जैसे पहले बाल दिवस सब मनाया जाता था, संकुल में कुछ प्रोग्राम होता था, या गांव में कहीं क्रिकेट टूर्नामेंट होता था तो वहाँ पर मैं जाता था, तो बहुत सारे लोग होते थे, मैं कहता था कि मुझे भी बोलना है, तो वो लोग थोड़ा सा बोलने के लिए दे देते थे, तो मैं अच्छा बोलने लगता था। तो इसी तरह जो है धीरे धीरे सर ये सफ़र शुरू हुआ, और अभी ये सफ़र जारी है, और ये जारी ही रहेगा सर। आपकी क्वालिफिकेशन क्या है? आपने अभी इतना कुछ कहाँ सीखा? अभी सर हमारी क्वालिफ़िकेशन की बात करें, अभी तो मैं इंटरमीडिएट करके अभी टीचर्स ट्रेनिंग में डिप्लोमा यानी कि डीएलएड भागलपुर से कर रहा हूँ, और मैं सेकेंड ईयर में हूँ अभी। आपने इतना कुछ कहाँ सीखा उसके बावजूद? मैंने आपको बताया कि निश्चित तौर पर मेरा इस फील्ड में कोई गुरु नहीं है, बस किताब पढ़ने का शौक़ बहुत था जब मैं बचपन में था।
तो आप 2 क्लास में वो सब कहानी सुने होंगे कि भागो भागो आसमान गिरा, इस तरह की कहानियाँ होती थी। तो मैं क्या करता था कि घर में जब भी मैं पढ़ के आता था तो वो किताब निकाल के ऐसे ही पढ़ते रहता था ज़ोर ज़ोर से, है ना। तो शौक़ चढ़ गया इसी तरह से लोगों को देख के कि काश मंच पे मैं भी बोलूँगा तो लोग तालियां बजाएंगे, लोग मेरे लिए इस काम को अप्रिशिएट करेंगे। तो बड़ा वो उत्सुकता होती थी कि कब मैं मंच पे चढ़ूँगा, कब मैं बोलूँगा। दूसरों को बोलते हुए देखता था तो मुझे ये लगता था कि काश मैं भी उस मंच पे होता। प्रैक्टिस कहाँ करते हैं आप? सर निश्चित तौर पर हम मधेपुरा से इंटरमीडिएट की पढ़ाई किए हैं। तो लगभग जो मेरा 9th 10th 11th 12th जो है वो मधेपुरा से हुआ है। तो हम लोग वहाँ हॉस्टल में रहते थे। तो कोई एक होता है फ़रोग़ उर्दू कार्यक्रम और बहुत सारे कार्यक्रम होता था, तो उसमें एज ए पार्टिसिपेंट उसमें मैं जाता था। तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है, फिर बहुत सारी ट्यूटोरियल के देख के फिर उसको माइंड मिला के अपने हिसाब से उसको लिखना, फिर उसको देखना पढ़ना, उसके बाद लोगों तक जाना, तब अच्छा लगता है सर। घर तो से कितना सपोर्ट मिलता है आपको? ऐसे तो सर मेरे जो मम्मी है उनका सपना है कि मैं मतलब सरकारी जॉब करूं, और पापा भी बहुत सपोर्ट करते हैं। देखेंगे अभी जो हमारे गांव का माहौल है, जो हमारे आसपास के गांव का लोग हैं, तो पढ़ाई लिखाई को लेकर बहुत ज़्यादा वो नहीं रहते हैं सीरियस। क्योंकि इस उम्र में, जिस उम्र में मैं हूँ, अगर घर के लोग बड़े होते हैं तो इस उम्र में लोगों को पढ़ने के लिए कमाने के लिए भेज दिया जाता है, उन्हें दिल्ली पंजाब या बाहर भेज दिया जाता है। लेकिन मेरे मम्मी पापा अभी भी इस चीज़ को लेकर संकल्पित हैं, वो बहुत मेहनत कर रहे हैं हम लोगों को लेकर। और मुझे लगता है कि मेरे मम्मी पापा से ज़्यादा शायद ही कोई मुझे सपोर्ट करने वाला होगा। उनका सपोर्ट की वजह से ही आज यहाँ तक मेरा ये सफ़र संभव है। मैं जो भी कहता हूँ, जो भी जिद करता हूँ, भले ही पापा, सर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होगा, मेरे पापा लगभग 2 से 3 ईद तक कपड़ा नहीं खरीदे थे इससे पहले तक ईद के। लेकिन हम लोगों के लिए कपड़ा खरीद के, नए नए जूते, नए नए कपड़े, मतलब जो भी चीज़ें हैं आवश्यक, जो भी कह दिया पापा मुझे वो चाहिए, तो वो बिना सवाल के, बिना रोके टोके वो उपलब्ध कराते हैं। और अभी भी मैं भागलपुर में रहता हूँ, तो पापा मतलब सब पूरा मम्मी पापा की वजह से ही मेरा जो ये सफ़र है वो संभव है। अवार्ड जीतकर जब आप घर पहुँचे तो आपके परिवार के सदस्यों का क्या रिएक्शन था? आपकी मम्मी और पापा की कैसी प्रतिक्रिया थी? सर मम्मी पापा का जहाँ तक बात है, तो जैसे ही पता चला उस दिन कि मेरा जो है सिलेक्शन हुआ है एक्सटेम्पोर पूरे बिहार के, इसमें तृतीय आया है, तो निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ी सफलता तो नहीं है, ये तो एक सीढ़ी है आगे बढ़ने का। लेकिन सर लोग मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अभी देखेंगे कि जब भी आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप खोलेंगे, तो जब मैं कल पोस्ट किया था तो इस गांव के जितने भी और आसपास के लोग हैं, और बहुत सारे मेरे दोस्त हैं, शुभचिंतक हैं, करीबी लोग हैं, जो कि बहुत सारे लोग स्टोरी लगा रहे हैं, बहुत सारा प्यार दे रहे हैं, बहुत सारा मैसेज कर रहे हैं और दुआ करते हैं। तो लोग जब आपसे और भी ज़्यादा प्यार करने लगता है, और भी ज़्यादा आपसे अपेक्षा रखने लगता है, तो आपका दायित्व बनता है, आपका जिम्मेदारी हो जाता है कि आपके ऊपर और भी जिम्मेदारियों का बोझ बढ़ जाता है कि आप उसे और भी प्राउड फील कराएं, आप उसे और भी गौरवान्वित महसूस करवाएं। और मैं कोशिश भी यही करूंगा कि मुझे जितने भी प्यार करने वाले लोग हैं, चाहने वाले लोग हैं, मैं उनको और भी प्राउड फील करवाऊं। और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों की दुआ और आगे बढ़ने में मुझे ज़रूर जो है मदद करेगा। और बात रहा मम्मी पापा की जहाँ तक, तो मम्मी पापा मतलब मैंने उनको फ़ोटो सब भेजा, वीडियो सब भेजा, तो पापा भी मेरे मुंबई में हैं, तो वहाँ पर साइड पर जो भी वर्कर्स होते हैं, है ना, पापा उसको बताते रहते हैं कि देखिए मेरा बेटा आना ये करता है ना, इनके साथ प्रोग्राम है, आज उन्होंने डिप्टी सीएम ने नवाजा, या फ़ोन करते रहते हैं कहाँ है ना। कभी कभी आपको यकीन नहीं होगा 12 बजे रात में कॉल करते हैं कि तुम अपने फेसबुक का लिंक भेजना, तुम अपने प्रोग्राम का लिंक भेजना। तो बड़ा अच्छा लगता है ना, पापा का सपना है और मैं ज़रूर उन सब चीज़ों को पूरा करूँगा। अभी तो क्या है कि अपने क्षेत्र में, कोसी और सीमांचल में देखिएगा कि जो राइटर होता है, जो लेखक होता है या स्पीकर है,
उनका बहुत ज़्यादा मतलब वो कोई मंच नहीं है, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन फिर भी इन सब चीज़ों के बावजूद हम लोग जो है मेहनत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आगे बढ़ने का कि आगे हम किस तरह से करें। तो सर जैसे ही मेरा कोर्स कंप्लीट होता है, अभी तो मेरा स्टडी भी चल रहा है, तो बहुत सारी चीज़ों को मैनेज करना पड़ता है। तो ये जो वैसे तो स्टडीज़ पूरी ज़िंदगी ख़त्म नहीं होगा, लेकिन जो मेरा कोर्स चल रहा है ये कंप्लीट होने के बाद मैं एक किताब लिखने का, एक क्या इसके बाद जब सफ़र शुरू होगा तो बहुत सारे किताब लिखने का प्रयास में हूँ और प्रयत्न कर रहा हूँ। बाकी अब देखिए क्या होता है। अपना भविष्य कहाँ देखते हैं? जैसा कि आपने देखा कि मुझे अभी भी वक्तृता में एक्सटेम्पोर में तृतीय स्थान प्राप्त हुआ पूरे बिहार में, और अभी मैं इसी क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहता हूँ, क्योंकि मैं लिखता भी हूँ, बहुत सारी कविताएं भी लिखी है और बहुत सारे स्कूल में फंक्शन में जाता हूँ, और लोग जब मैं बात करता हूँ तो लोगों को जब कनेक्ट होते हुए देख पाता हूँ तो मुझे लगता है कि मैं बहुत अच्छा कार्य कर रहा हूँ। सर आपको यकीन नहीं होगा, मैं एक स्कूल के कार्यक्रम में गया हुआ था और वहाँ पे बहुत सारे पेरेंट्स आए हुए थे। तो उसमें जब मैं स्पीच दे रहा था, जब मैं बात कर रहा था, लोगों से मुखातिब हो रहा था, तो एक ऐसे लोग थे जो लगभग 35 से 40 वर्ष एज रहा होगा। बेचारा जब मैं बोल रहा था तो बेचारे की आँख से आंसू आ रहा था और वो मतलब रो रहे थे। अब मुझे नहीं पता कि वो शायद मुझसे कनेक्ट कर पा रहे थे, मैं जो कह रहा था उस बात को समझ पा रहे थे। और मुझे उस दिन लगा, मैं जब सामने में देखा तो मुझे लगा कि आज मेरा जो मैंने जो मेहनत किया है, जो मैं मेहनत कर रहा हूँ, ये लगभग साकार हो पा रहा है। किसी आदमी के दिल में इतनी उस बात का मतलब वो हो जाता है कि सर उसके आँख से आंसू आ जाता है। तो सर ये मेरे लिए बहुत फ़ख्र की बात है, और मैं बहुत एज ए राइटर, एज ए स्पीकर मैं इसी क्षेत्र में अपने आप को आगे देखना चाहता हूँ। मेरा आखिर में आपसे सवाल रहेगा कि युवाओं के लिए आपका क्या संदेश है? सर युवाओं के लिए युवा तो किसी भी देश या राज्य के लिए सर एक रीढ़ की हड्डी होती है, और हमारा देश तो युवाओं का देश है। बस लोगों से यही कहूँगा कि अपने जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र में बेहतर कीजिए। और एक शेर है, बहुत ही उम्दा शायर ने कहा है कि है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। है बेगुनाह तो होने से कुछ नहीं होगा, सबूत दीजिए रोने से कुछ नहीं होगा। दिए दियों से जलाकर ज़मीन रोशन कर, दिया ज़मीन में बोने से कुछ नहीं होगा। और सबब तलाश करो अपनी हार जाने का, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा, किसी के जीत पे रोने से कुछ नहीं होगा। और मुनव्वर फारूकी का एक शेर है कि कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा, कुछ रास्ता लिख देगा, कुछ मैं लिख दूंगा। तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा, तुम लिखते जाओ मुश्किल, मैं मंजिल लिख दूंगा। क्या बात है, क्या बात है। चलिए, अपना समय देने के लिए शुक्रिया। अपना एक बार ट्रॉफी जो है वो दिखा दीजिए हमें, आपने जो जीता है। ये ट्रॉफी है जो माननीय उप मुख्यमंत्री श्री तेजस्वी यादव जी से मिला था, और ये बड़ा ही यादगार लम्हा है, और ये ट्रॉफी मेरे दिल के बहुत करीब है सर। बिल्कुल बिल्कुल, होना भी चाहिए। चलिए, समय देने के लिए आपका शुक्रिया। थैंक यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी।